वीडियो का अभ्यास नंबर 3 पाशुपतास्त्र श्रृंखला का आह्वान करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज वीडियो के लिए आप सबके लिए कौन कौन सा प्रश्न दिया गया है। शिवाजी के गुरु का नाम बताना है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करेवास मृदा का विस्तार कहाँ मिलता है। चलो भाई, वीडियो वाले सभी लोग आ जाओ और अपना अपना आंसर करो। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? हाँ चलो, शिवाजी के गुरु का नाम बताइए फटाक से सभी लोग। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा और करेवास मृदा का विस्तार कहाँ मिलता है। तो शिवाजी के गुरु का नाम पता है किसी को? किसी को पता है? हाँ तो पता है तो आंसर करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इनका नाम है समर्थ गुरु। क्या नाम था भाई? समर्थ गुरु रामदास। क्या है? समर्थ गुरु रामदास हैं शिवाजी के गुरु का नाम। याद आ गया? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? ये संस्थान आपको मिलेगा झांसी में। कहाँ पर? झांसी में मिलेगा, अपने उत्तर प्रदेश में। करेवास मृदा का विस्तार कहाँ मिलेगा? करेवास मृदा अगर देखा जाए तो ये केसर उत्पादन के लिए बहुत ही खास होती है, और केसर उत्पादन के लिए ये मृदा कहाँ पर मिलेगी? तो ये मृदा आपको मिलेगी कश्मीर घाटी में। कहाँ पर भाई? कश्मीर घाटी में ये मृदा मिलेगी। तो करेवास मृदा कहाँ मिलेगी? कश्मीर में मिलेगी। कहाँ पे? कश्मीर में। इसको यहाँ से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य सीमा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? अब उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाने वाली जो नदियाँ हैं उन सभी को लिख डालिए। एक नदी इसमें आपको मिलेगी गंडक, ठीक है। ये एक नदी आपको मिलेगी घाघरा। इसी घाघरा को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सरयू कहते हैं, सरयू। ये दोनों नदियाँ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूरब और बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये सीमा बनाती हैं। इसके अलावा एक नदी और आती है कर्मनासा। कर्मनासा अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूरब में और बिहार के दक्षिण पश्चिम में सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाने वाली 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक होता है गंडक नदी, एक होती है घाघरा नदी यानी सरयू, और एक कर्मनासा। ये ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कैसे होता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका निर्धारण मांग और पूर्ति से होता है। किससे होता है? डिमांड एंड सप्लाई से होता है। ये ध्यान रखना है। नागरिकता का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो नागरिकता आपको कहाँ पर मिलेगी? तो नागरिकता हमको मिलेगी भाग 2 में। और भाग 2 में क्या आ जाएगा? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में आपको मिलेगी नागरिकता। क्या है? 5 से लेकर के 11 के बीच में मिलेगी नागरिकता। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था? गुप्त काल में व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में अगर देखा जाए तो मथुरा का नाम दर्ज होता है। इसके अलावा श्रावस्ती का नाम, किसका नाम दर्ज होता है? श्रावस्ती का नाम दर्ज होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौशाम्बी का नाम दर्ज होता है। कौशाम्बी के साथ साथ प्रयागराज का नाम दर्ज होता है। ये गुप्त काल में व्यापार के प्रमुख केंद्र थे भाई अपने उत्तर प्रदेश में। गुप्त काल में व्यापार के ये प्रमुख केंद्र बनते थे। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी अगर देखा जाए तो श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। भरत की पत्नी का क्या नाम था? किसी को पता है? चलो भाई, इसका आंसर तो आप सब करो। हाँ, मथुरा हो गया, श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी हो गया, प्रयागराज हो गया। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती को ही कोसल महाजनपद की राजधानी माना जाता है ना। सही बात है, बहुत बढ़िया भाई। आप में से एक का आंसर आया, लक्की चार्म। हाँ, तो भरत जी की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था मांडवी। क्या नाम था? मांडवी इनकी पत्नी का नाम था। ये ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्तियां आपके एग्जाम में ज़्यादा रहती है। जैसे इसमें से सभी के नामों को लेकर के अगर हम लोग चलें तो जैसे भाई प्रभु श्री राम का तो सभी को एकदम रटा ही है। प्रभु श्री राम वाला तो सभी को पता है भाई। प्रभु श्री राम के लिए कौन हो जाएंगी? तो यहाँ पर माता सीता, ये तो सभी को पता है, ठीक है। भरत के लिए कौन आ जाएंगी? तो भरत के लिए ध्यान रखना है मांडवी। मांडवी का नाम आ जाता है। और शत्रुघ्न के लिए अगर देखा जाए, लक्ष्मण के लिए अगर देखा जाए तो लक्ष्मण के लिए कौन आती है भाई? तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। और अगर कहीं शत्रुघ्न के पत्नी का नाम अगर पूछ बैठे तो क्या रखेंगे? तो ध्यान रखना, श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति इनका नाम था। श्रुति कीर्ति, क्या नाम था? श्रुति कीर्ति इनका नाम था भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है, ये शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था। क्या है? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था। ये ध्यान रखना है। तो चारों भाइयों को यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो प्रभु श्री राम ये तो सभी को याद है। भरत मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी का नाम है उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है श्रुति कीर्ति। ये ध्यान रखना है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक का प्रथम व्यक्तिगत पदक कौन जीत करके लाया था? तो चलो भाई, कौन जीत करके लाया है ये बताना है आपको। तो 1952 में प्रथम व्यक्तिगत आया हुआ था, जिसको लेकर के कौन आए थे? डीके जाधव। डीके जाधव लेकर के आए थे कुश्ती में, यानी पहला मेडल किस में आया था? कुश्ती में आया था। ये यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सब करेंगे। चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा किसकी रचना मानी जाएगी? ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। इन्हीं को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। और चिदंबरा के लिए ही इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हाँ, 1952 में पहला मेडल आया था। कौन सा? 1952 में व्यक्तिगत स्तर पे। इससे पहले अगर देखा जाए तो हॉकी में बहुत ढेर सारा मेडल आया था। हॉकी में क्या है? बहुत ढेर सारा मेडल आया हुआ था। लेकिन व्यक्तिगत में अगर देखेंगे तो कौन लेकर के आए थे? डीके जाधव। रेसलिंग में यानी कुश्ती में लेकर के आए थे, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है भाई? बहुत बढ़िया, आज तो आप में सभी ने आंसर सही किया है। तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ये यहाँ से ध्यान रखना है। और ये चिदंबरा क्या है? चिदंबरा किसकी रचना मानी जाएगी? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना मानी जाएगी। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया वीडियो का विशेषांक।